अब हम यहां बात करते हैं एनसीईआरटी आंदोलन की। तो एनसीईआरटी आंदोलन के कुछ डायमेंशन क्रिएट हुए। जैसे सबसे पहले हमने शुरू किया बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन। इसको समझते जाना, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि ढेर सारे एनसीईआरटी की फैक्ट्स नहीं रटने। ढेर सारी मार्केट में किताबें हैं, उनके क्रक्स आ रहे हैं, कोई उसके नोट्स बना रहा है, उसमें ढेर सारा जो है इंफॉर्मेशन दे दिया है। बीटीएल कहता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, छुपा हुआ मतलब क्या होगा, आप इसको समझ लो। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए जब एलडब्ल्यूएमआई नोट्स हम क्लास में बनाते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ता हुआ वो एक पेज के अंदर आ जाता है और आपके लिए ये आसान होता है। आपने पूरा चैप्टर उठाया और उसके साथ लिंक कर दिया। इसके बाद जब बीटीएल होता है तैयार, तो बीटीएल के साथ तैयार होता है जो एनसीईआरटी। चूंकि एनसीईआरटी पहले ही पेज पे कहता है कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट में स्पेशली जो यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा है उसको हम रॉट लर्निंग से दूर करते हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगी, अभी आप खोल लो और पहला ही पेज निकाल लो जो प्रीफेस या आमुख के नाम से है कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। आप उसमें देखोगे भाई हम आपकी जो है रॉट लर्निंग नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपको मगअप करना नहीं सिखाते हैं, हम आपको ये कहते हैं कि आप कितना जो है अंडरस्टैंड कर पाते हो अपने सराउंडिंग्स में, लिखता है सराउंडिंग्स को। और यूपीएससी का एग्जाम यही, इसीलिए इसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है, सामान्य ज्ञान नहीं कहा जाता। मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूं, इसको जो है जनरल स्टडीज कहा जाता है। तो जनरल स्टडीज के केस में यानी कि सामान्य रूप से मेरे आसपास जो कुछ भी चल रहा है मुझे उसको विश्लेषण करने यानी उसको एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए। जब मैं उसको एनालिसिस कर पाऊंगा तो मेरा जो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट होता है, यानी अंतर विषयक ज्ञान होता है। अंतर विषयक का मतलब जो होता है वो ये होता है आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अथॉरिटी के साथ एंटर कर जाएं, ठीक है, और एक दूसरे को क्या करें, लिंक कर दें। इंटर करके आप लिंक कर दें, आप सोसाइटी को इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ, पॉलिटी को अभी होने वाले बदलावों के साथ, ग्लोबलाइजेशन से जो है इंडियन कल्चर को जोड़ने की आप हिम्मत रख सकें। तो जब आप इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं तो ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जब इतना कुछ होता है तो हमारे पास नोट्स भी बहुत ढेर सारे होने चाहिए, लेकिन वो स्मार्ट नोट्स होने चाहिए, राइट। स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है कम से कम चीजों के साथ, और ऑर्गेनिक नोट। स्मार्ट नोट की सबसे खास बात होती है ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आज मैंने पढ़ाया, मैंने कुछ स्मार्ट नोट बनाया, लेकिन कल को आपने कुछ और जोड़ा, आज कुछ नया आया, आज आपने देखा मैंने कल्चर पर डिस्कस किया। आज अगर आप जो है उठाकर देख लें और आज जो डिबेट आई है इंडियन एक्सप्रेस में और जागरण में, तो आप देखेंगे वहां पर जो है वो भारत की भूमि, सनातन के बारे में काफी कुछ है। अब आपको कुछ उसमें नया मिला, आपने उठा के अपने नोट्स में डाल दिया, तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है, चेला आगे निकल जाता है। यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो स्मार्ट नोट्स जो ऑर्गेनिक हो, क्या हो, ऑर्गेनिक, यानी इसमें हमेशा वृद्धि की संभावना बनी रहे। इसीलिए हम लोगों ने क्या डेवलप किया, LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। ये जब तीनों आप कम से कम मिलाते हैं तब एनसीईआरटी का जो एक जिसे कहते हैं एसेंस, जो उसकी खुशबू होती है वो तैयार हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी को 3 तरीके से पढ़ना है, लेकिन अब चूंकि इस तरह से मैंने पढ़ाया और उसका मुझे रिजल्ट मिला, बच्चों ने तमाम तरह के जो है एग्जाम दिए, प्री एग्जाम, तमाम स्टेट एग्जाम्स और भी दिए, और उनको वो फ्लाइंग कलर्स के साथ निकले। सबसे बड़ी बात, आगे फर्दर जो है वो मेंस की स्टडी करने में उनको इतनी आसानी हुई कि अब उनको सब्जेक्ट समझ में आने लगा। और टीचर की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो सब्जेक्ट को समझा सके, अटैचमेंट बढ़ा सके, ताकि आप जो भारी भरकम किताबें, रेफरेंस बुक है, उनमें भी पढ़ने में, उनको तैयार करने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तभी होता है जब सब्जेक्ट का बेसिक और अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाती है। तो ये 3 चीजें जो होती है आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस बार मैं क्या नया लेने जा रहा हूं इस पे हम बात करेंगे, और सबके लिए मैंने ये कर दिया है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट है। एनसीईआरटी एज अ टीचर मैं जानता हूं कि जब उसको आपको एलडब्ल्यूएमआई में क्रिएट करना होता है तो पसीने छूट जाते हैं। आज भी मुझे हर क्लास से पहले उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही जो है वो एक तकलीफ होती है कि कैसे इसको शॉर्टर वे में लेकर जाएं, कैसे इसको इंटरलिंक करें, करंट से इसको कैसे जोड़ें। बहुत ही ज्यादा एक मेहनत वाला काम होता है। तो अगर टीचर के रूप में मेहनत वाला काम आपने देखा कि मैं अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपसे पढ़ा, पूरे टाइम आपने मेरे हाथ से बने हुए नोट्स पढ़े, कभी मैंने कोई स्लाइड नहीं, कभी कोई जो है वो पावर पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से ही नोट्स बनाता हूं और अपने स्टूडेंट से भी उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से काम करे। क्योंकि मैंने कहा ना कि सीखने की विधियां होती है, एनएलपी ट्रेनर होने के नाते, आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, वो मेरा हो गया, ठीक है, मैं हमेशा के लिए उसको सीख गया। तो आई डू, आई लर्न, जब आप अपने नोट्स टीचर के साथ बनाने जाते हो तो हम पीडीएफ कल्चर का इसीलिए बहुत विरोध करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं इस बार हम क्या नया करने जा रहे हैं। जब मैंने इस पूरी यात्रा में देखा तो मैंने देखा 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं
जिनकी विजुअलाइजेशन और जिनकी शब्द संरचना बहुत ही गहरी है। जो इस बार क्वेश्चन आए या यूपीएससी प्री में या पीसीएस में कुछ क्वेश्चन का गुगली जो होती है, जिसके लिए यूपीएससी जाना जाता है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कई बार इसको लोग जो है मजाक में कहते हैं, तो वहां पर जो है वो क्या होता है कि हम उसमें आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। क्या चीज होती है, कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं अगर इसमें, ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ जर्नीज को हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से जरा ध्यान से समझिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, राइट। इसके बाद है एनवायरमेंट, पर्यावरण। इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, और इसके बाद है हिस्ट्री। मुझे लगा ये चारों एक लंबी यात्रा को अपने साथ रखते हैं। इनका जो स्वरूप है वो काफी अमूर्त है। पॉलिटी का स्वरूप फिर भी हमारे संविधान के आसपास और संविधान के जो तीनों अंग हैं उसके रूप में वो जुड़ा हुआ, चाहे कार्यपालिका, विधायिका या जो है वो हमारी न्यायपालिका है। ज्योग्राफी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टैटिक है। हमें पता है कि हमें जलवायु विज्ञान, हमें जो है जैव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, ये सब पढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी ज्योग्राफी में एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें मानव भूगोल प्रवेश करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रवेश करता है। और ये जब मानव भूगोल जब प्रवेश करता है तो ये जाकर जुड़ जाता है आर्ट एंड कल्चर से। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आखिर ये आर्ट एंड कल्चर किसके द्वारा और किसके लिए है, फॉर हुम, ये किसके लिए है और किसके द्वारा है, बाय हुम। तो ये जब आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर शुरुआत से ही मानव के साथ, मानव भूगोल के साथ जुड़ा। अब एकदम नई चीज बता रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो हमें मानव के अधिवास यानी सेटलमेंट के बारे में पढ़ना, उसकी जो यात्रा होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि भाई हिस्ट्री में एक अलग सेगमेंट है, आप आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, आप वो फलाना गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, आप फलाना चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल भी अपने आप में, क्योंकि जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इसमें आप आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, तो जो सांस्कृतिक हिस्सा है, चाहे वो इतिहास का हिस्सा हो चाहे वो भूगोल का हिस्सा हो, जो सांस्कृतिक विन्यास है वो दोनों में है, वो भूगोल में भी है और वो इतिहास में भी है। तो सांस्कृतिक विन्यासों में अगर हम अलग अलग लोगों को देखें तो जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो वहां के मानव के जो अभिव्यक्ति होती है अपने, चाहे वो पत्थरों में हो, मूर्तियों में हो, आर्किटेक्चर में हो, कहीं पर भी उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। सो यहां पर अगर आज आप देखिए ध्यान से, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल का पार्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है? ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो मानव के लिए और मानव जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? मैं आपकी सहमति चाहता हूं अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट किया जा सकता है, एक जर्नी को लिंक किया जा सकता है। ये मेरी इस बार की नई खोज है, ये इस बार का एक मेरा आपके लिए एक नया इनोवेशन है। पिछली तीनों में तो मैं आपको मास्टर बना ही दूंगा, चाहे वो बीटीएल हो, चाहे वो एलडब्ल्यूएमआई हो और चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। लेकिन इस बार एक नई जर्नी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, चौथा डायमेंशन क्रिएट करने जा रहे हैं। घेर लेना है हमें यूपीएससी को और बढ़ा देना है एनसीईआरटी का वेटेज प्री में कि 50% तो मैं अकेले इसी के दम पे ठोक दूंगा। लेकिन उस तरीके से फैक्ट पढ़कर नहीं कि एनसीईआरटी का फैक्ट याद कर लिया और आप यूपीएससी में जाके आप 50% क्वेश्चन दे आओगे। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन इतने ज्यादा टेढ़े टेढ़े होते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को घेर लेंगे, एनसीईआरटी को चारों डायमेंशन से पकड़ लेंगे और इसमें पांचवा डायमेंशन आंसर राइटिंग हम जोड़ देंगे, जिस बार इस बार बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की, बहुत से क्वेश्चन किए, टेस्ट दिए, तो उसकी वजह से हम एक डायमेंशन क्रिएट कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा भी अगर आपको बेसिक जानकारी है, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है? क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कैटेगरीज होती हैं? जैसे उसमें हम अगर बात करें तो जनजातीय समुदाय हो गया, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, आदिवासी समुदाय हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, इनके पास अपना एक आर्ट एंड कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, विशिष्ट आर्ट एंड कल्चर इनके पास है, बहुत ही अलग तरह का, अलहदा किस्म का जो है वो आर्ट एंड कल्चर है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। तो आज की डेट में अगर आपने देखा, इसी बार आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है, यह तय है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ ले जाए तो हमारे लिए चीजों को समझना कितना आसान हो, क्योंकि भूगोल, मैंने हमेशा कहा था, भूगोल हमेशा संस्कृतियों को प्रभावित करता है। भूगोल से तय होती है जलवायु और जलवायु से तय होती है संस्कृतियां। जो आपका कल्चर होता है वो हमेशा ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आपने उस तरह का क्यों पहना। आप, मेरा कोई स्टूडेंट इस समय हो सकता है मुझे कश्मीर में देख रहा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है मुझे साउथ में देख रहा हो, कोई नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हो। आपका पहनावा अलग, रंग रूप अलग, आपके त्योहार अलग, कपड़े अलग,
ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी को लिंक करना। अगर हम ये लिंक कर पाते हैं तो हमें इतना मजा आएगा। और अगर हम इसकी जर्नी क्रिएट कर पाए, फिर मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा स्टूडेंट पढ़ता है तो वो डब्बों की तरह पढ़ता है। सर आज आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, कल भाई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कल हम जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन अगर हमने जर्नी क्रिएट की कि हम ज्योग्राफी से होते हुए हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को उसके साथ जोड़ेंगे, तो वो जो जर्नी क्रिएट होती है वो आपकी जो नॉलेज का डायमेंशन होता है उसको बहुत एक्सपेंड कर देती है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो चले